तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 12 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था रेड हेवन पवेलियन के एक मास्टर जिसका नाम जाओ जाओ होता है अपने 4 बेकार डिसाइपल्स को लेकर वहां पर पहुंचता है इन लोगों के यहाँ। तो सेक्टर चीफ से कहता है मैं अपने सेक्टर के सबसे बेकार स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि तुम्हारे स्टूडेंट्स के साथ वो स्पार्क करके उनको मोटिवेशन मिल सके, और अगर उनकी मोटिवेशन बढ़ गई तो वो भी अच्छे से कल्टिवेट करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। हालांकि उन चारों डिसाइपल्स को देखकर किसी भी एंगल से नहीं लग रहा होता कि ये इनकी पवेलियन के बेकार डिसाइपल्स हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा हट्टे कट्टे और स्ट्रॉन्ग होते हैं। जबकि हमारे पवेलियन के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दरवाजे के पीछे छुप कर देख रहे होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स रीइंकार्नेशन राम के एक्सपर्ट्स हैं। ऊपर से ये कह रहे हैं कि ये सारे स्टूडेंट्स बेकार स्टूडेंट्स हैं, हम इससे तो कोई भी इनके साथ फाइट नहीं कर पाएगा, सारे के सारे तो मॉन्स्टर्स दिखाई दे रहे हैं। तो सेक्टर चीफ उसे कहती है तुम अपने साथ जो डिसाइपल्स को लेकर आए हो इनमें से कोई भी 20 साल की उम्र से ज्यादा का नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे रीइंकार्नेशन राम में है। तो तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि ये सारे के सारे बहुत ज्यादा कमजोर और बेकार हैं। आखिर इन लोगों की कल्टीवेशन स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है कि 20 साल से कम उम्र में ये रीइंकार्नेशन स्टेज पे पहुंच गए हैं। तो एल्डर डी ज़ैंग अपनी सेक्टर चीफ से कहता है सेक्टर चीफ आपको क्या लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारे सेक्टर में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इन सभी को हरा सकता है। आप बस यहाँ पर मुझे ऑर्डर्स दे, मैं अभी जाकर इन सभी के सभी को अकेले ही हरा सकता हूँ, यहाँ पर किसी और की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एल्डर जाओ जाओ से कहता है एल्डर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर फाइट करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, तो हम लोग यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स की फाइट करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर फाइट करनी है तो फिर मैं तुम्हारे साथ फाइट कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा और देखते हैं कि कौन यहाँ पर किसको अकेला हराता है। सुनते ही डी ज़ैंग भी काफी गुस्सा होते हैं, चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम यहाँ पर मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। ज़ैंग भी आगे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम सभी लोग क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चिल्लाकर ही अपनी मार्शल आर्ट्स को हमारे साथ कम्पीट करवाने वाले हो, या फिर तुम लोग यहाँ पर हमारे बच्चों के साथ कोई स्पार मैच करोगे भी या नहीं, क्योंकि हम लोग इतनी दूर से यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए। हमारा लिंजुई भी वहाँ पर पहुंच जाता है। लिंजुई कहता है सेक्टर चीफ प्लीज मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। सेक्टर चीफ हमारे लिंजुई की तरफ देखती है तो लिंजुई वहाँ पर पहुंच चुका है और लिंजुई वहाँ पर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है। सेक्टर चीफ जब लिंजुई को इतने कॉन्फिडेंस में देखती है तो वो जाओ जाओ से कहती है अच्छा ठीक है, जबकि तुम यहाँ पर स्पार मैच के लिए आए हो तो फिर ठीक है, लोग भी यहाँ पर स्पार करेंगे। वो उन सभी लोगों से कहती है जल्दी से हम सभी लोग स्पारिंग स्टेज की तरफ चलते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि कौन किसको हराने वाला है। इससे हमें स्पारिंग स्टेज का दिखाया जाता है, ये सभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं स्पारिंग अरीना के बाहर। जाओ जाओ कहता है सेक्टर चीफ मैंने आपके सुप्रीम एल्डर के बारे में एक बात सुनी है, क्या आपके सुप्रीम एल्डर ज़ांजू वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जहाँ तक कि उनका पावर लेवल भी आपके लेवल के बराबर आ चुका है, यानी कि आप दोनों पावर में एक दूसरे के बराबर ही हैं। मुझे वो यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रही, अगर वो भी यहाँ पर होते तो शायद मैं उनके साथ भी दो हाथ कर पाता। वो सोच रहे होते हैं मुझे इतना पता है कि ज़ांजू किंजी को पसंद नहीं करते और इन दोनों में हमेशा झगड़ा चला रखता है, हो सकता है कि मैं यहाँ पर इस बात को करके इस बात को यूज कर सकूं। सेक्टर चीफ उसे कहती है हमारे मास्टर ज़ांजू को इस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन के ऊपर भेजा गया है, वो एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए गए हैं, जल्दी वो भी यहाँ पर आ जाएंगे, तुम्हें उनके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कहते हैं जब कि एल्डर ज़ांजू वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर स्पार मैच को स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर कौन पहले मैच करेगा? अपनी तरफ से एक लड़के जिसका नाम ज्यूक्यू होता है उसे कहता है ज्यूक्यू तुम जाओ जाकर पहले फाइट करो, इमॉर्टल फॉरगॉटन सेक्टर वालों को इस बारे में बता दो लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन लोगों से अच्छे से गाइड होकर आना, यानी कि वो तुम्हें कुछ सिखाएं। तो ज्यूक्यू अपने मास्टर से कहती है ठीक है मास्टर मैं वहाँ पर जाकर फाइट करती हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी डिसऑनर होने नहीं दूंगी, चाहे वहाँ पर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ज्यूक्यू और रीना के सेंटर में चली जाती है और वहाँ पर जाने के बाद अपना नाम बताती है और अपने बारे में बताती है। वो उनसे कहती है मैं रेड हेवन पवेलियन की एक जूनियर डिसाइपल हूँ और मेरा कल्टीवेशन लेवल इस वक्त रीइंकार्नेशन राम के फर्स्ट लेवल पर है, यहाँ पर तुम्हारे लड़कों को चैलेंज करती हूँ, तुम में से कोई भी यहाँ पर आकर मेरे साथ स्पार कर सकता है। तो सभी लड़के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं हम में से तो कोई भी वहाँ पर नहीं जाने वाला, ये लड़की तो देखने में एक मॉन्स्टर लगती है, जरा देखो तो सही उसके मसल्स कितने ज्यादा हैं, वो तो काफी ज्यादा हट्टी कट्टी है। एल्डर ज़ाओमिंग कहते हैं अब क्या, अब यहाँ पर हमारे पैलेस से कौन वहाँ पर जाने वाला है? एल्डर लियू से कहते हैं एल्डर लियू तुम्हारे पैलेस से कौन वहाँ पर जाएगा, तुम अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पर भेजो। एल्डर लियू से कहते हैं मेरे स्टूडेंट्स में से ऐसा कोई भी नहीं है जो वहाँ पर जाकर फाइट कर सके, मुझे लगता है कि आपको अपने पैलेस के स्टूडेंट्स को वहाँ पर भेजना चाहिए, क्योंकि हम सभी में आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपके स्टूडेंट्स भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। एल्डर ज़ाओमिंग कहते हैं मेरे पैलेस में तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जो कि इसका मुकाबला कर सके, है कि हमें जाकर सेंट किंग से ही बात करनी होगी। तो वो भागते हुए जल्दी सेंट किंग पास जाते हैं और उसे कहते हैं सेंट किंग आप बताएं कि अब हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर से किसको फाइट करने के लिए वहाँ पर भेजने वाले हैं? तो हमारे सेक्टर के सेंट किंग है, क्या आप हमारे सेक्टर को राइज करवाने में हमारी मदद नहीं करेंगे? जाओ उसे कहता है लास्ट टाइम तुमने मेरे डिसीजन को अपोज किया था, लेकिन आज देखो तुम यहाँ पर मेरे पास आ गए हो, अब मेरे पास क्या करने के लिए आए हो? एल्डर मोही और उसके साथ ज़ाओमिंग दोनों उसके पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं इस बात के बारे में पता चल चुका है कि हम लोग गलत थे, हमें आपके ऊपर भरोसा करना चाहिए था, हम लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, जिन कोई ने हमें वहाँ पर कंफ्यूज किया था, सब कुछ उसी की वजह से हुआ था क्योंकि उसी ने हमें कहा था कि हमें आपकी बात को मना करना है। जी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जिनकोई के प्लान्स को पहले से ही देख लिया और आपको पता चल गया कि जिनकोई हमारा एक मेंबर नहीं है बल्कि वो डीमन सी लैंड से बेचा हुआ एक स्पाई था। अब हम लोग हमेशा आपकी बात को फॉलो करेंगे, आप कहेंगे हम लोग उस बात को जरूर माना करेंगे। जबकि एल्डर डी ज़ैंग दूर
खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। एल्डर डी ज़ैंग कहते हैं, सर इन दोनों बेवकूफ को देखो तो सही, तो यहाँ पर मुझे छोड़कर अकेली वहाँ पर उस सेंट किंग के पास चले गए हैं। मैंने भी उस दिन उसको ऑफेंड किया था। ये दोनों यहाँ पर पहल कर रहे हैं और जाकर उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं। हमारा लिन जुई उन दोनों एल्डर से कहता है, तुम लोगों को यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी बातों को दिल पर नहीं लिया था। बस मैं यहाँ पर इतना ही कहूंगा कि गलत इंसान को दोबारा फॉलो मत करना। तुम्हारा लिन जुई यहाँ पर जियांची से कहता है, जियांची तुम जाओ जाकर वहाँ पर अरीना में इस लड़की से फाइट करो, ज्यूक्यू के साथ तुम फाइट करोगी और याद रखना मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया था। वो कहती है, जी मास्टर, जो आपने बताया तो मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी और मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल एम्बैरस नहीं करने वाली। वो जल्दी से अरीना में चली जाती है। तो अरीना में जाने के बाद अपनी तलवार उठाती है और कहती है, मेरा नाम जियांची है और मैं एल्डर ज़ैंग किंग की एक स्टूडेंट हूँ। इस वक्त मेरी कल्टीवेशन लेवल यूनिवर्सल डिग्री नाम में है, प्लीज मुझे एनलाइटन करें। ज्यूक्यू उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देती है और कहती है, तुम तो यूनिवर्सल डिग्री नाम के एक एक्सपर्ट हो, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मेरे एक फुल ब्लॉक को भी बर्दाश्त कर पाओगी, तुम एक पंच में ढेर होने वाली हो। बाकी के सभी स्टूडेंट्स भी उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं, जूनियर सिस्टर प्लीज वहाँ से नीचे उतर आओ, तुम वहाँ पर इस फाइट को जीत नहीं पाओगी, जल्दी से जल्दी ऊपर से नीचे उतरना होगा, हम लोग पहले से अपनी हार मान लेते हैं। सभी लोग यहाँ पर सेंट किंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, सेंट किंग इतना ज्यादा सालिम कैसे हो सकता है, वहाँ पर एक छोटी सी लड़की जियांची को भेज दिया इस मैच को जीतने के लिए, उसे क्या लगता है कि ये लड़की बेचारी इस मैच को जीत पाएगी। सेंट किंग तो कुछ ज्यादा ही मतलबी इंसान है। मास्टर ज़ैंग किंग भी आगे बढ़ती है और हमारे लिन जुई से कहती है, लिन जुई मुझे ये बताओ, तुमने जियांची को वहाँ पर फाइट करने के लिए भेज दिया, क्या वो इस फाइट को जीत पाएगी? कहता, हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो इस मैच को जीत सकती है। क्योंकि भी वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है और जियांची से कहती है, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, तुम हार मान सकती हो। जियांची उसे कहती है, नहीं मुझे हार नहीं माननी है, मुझे यहाँ पर फाइट करनी है। तो वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। क्योंकि उसे कहती है, जबकि तुम फाइट करने के लिए रेडी हो तो फिर मैं भी यहाँ पर रुकने वाली नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे पर अटैक करूंगी। और वो वहीं पर खड़ी खड़ी अपनी पावर्स को रिलीज करती है, क्योंकि वो एक स्ट्रेंथ टाइप की फाइटर है, इसी वजह उसकी फिस्ट की पावर बहुत ज्यादा होने वाली है। वो अपनी फिस्ट में अपनी पावर को रिलीज करती है और सामने की तरफ एक पंच मारती है। पंच के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा पंच आगे की तरफ बढ़ता है। जियांची उसके पंच के सामने होती है, वहीं से वो जंप करते हुए उसके पंच को अवॉइड कर लेती है। वो उसके पंच के ऊपर वाली साइड से जंप करते हुए उसके पीछे चली जाती है और पीछे जाने के बाद वो अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करने लगी है। जबकि ज्यूक्यू कहती है, ये तो इतना बुरा नहीं था, तुमने बड़ी आसानी से मेरे अटैक को अवॉइड कर लिया। तो जियांची पीछे जाने के बाद अपनी तलवार को यूज करते हुए डेरिवेटिव स्वर्ड टेक्निक के 9 मूव को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। ज्यूक्यू उसे कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी तलवार की पावर काफी ज्यादा होने वाली है और तुम आसानी से मेरे ऊपर अटैक कर पाओगी, लेकिन शायद तुमने ये नहीं सोचा था कि मेरे पास अपने डिफेंस टाइप के अटैक्स हैं। ऐसी हमारी जियांची अपनी तलवार के 9 मूव के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। तो ज्यूक्यू की बॉडी के इर्द-गिर्द एक बड़ी सी शील्ड बन जाती है और उसके सारे अटैक उसकी शील्ड के साथ टकराते हैं। जियांची वहां पर जल्दी से पीछे की तरफ जंप करती है और पीछे की तरफ हटने के बाद वो फिर से हीवनली डेरिवेटिव स्वर्ड टेक्निक के 10th लेवल 12th फॉर्म को यूज करने वाली है। तो अब वो यहाँ पर 10th फॉर्म को यूज करने वाली है। वो ज्यूक्यू के इर्द-गिर्द एक सर्कल में घूमना स्टार्ट करती है। वो बड़ी स्पीड से उसके इर्द-गिर्द भाग रही होती है। जियांची सोच रही होती है, अब अगर मैं यहाँ पर इस मैच को जीतने वाली तो वो सिर्फ और सिर्फ इस मूव के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने इस मूव को अच्छे से एग्जीक्यूट किया तो मैं इस मैच को जीत जाऊंगी। तब क्या एल्डर ज़ाओ शाओ बाहर खड़े हंस रहे होते हैं और कहते हैं, तो बिल्कुल बेकार है, तुम चाहे यहाँ पर कितनी बार उसके ऊपर अटैक क्यों ना कर लो, ये हमारी फैमिली की एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है, इसको कॉन्ग डिफेंस टेक्निक कहा जाता है। तुम्हारी तलवार की यहाँ पर इस कॉन्ग डिफेंस टेक्निक को नहीं तोड़ पाएगी। लिन जुई भी यहाँ पर मैच को ही देख रहा होता है। वो एल्डर ज़ैंग से कहता है, एल्डर ज़ैंग तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? तो एल्डर ज़ैंग कहती है, मुझे फिलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रही, जियांची वहाँ पर कर क्या रही है, वो इसके इर्द-गिर्द एक सर्कल में क्यों घूम रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ पर उसके फ्लॉस को देखने की कोशिश कर रही है। लिन जुई से कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा। तो जियांची वहाँ पर उसकी शील्ड के इर्द-गिर्द घूम रही होती है और वहीं पर घूमते घूमते वो उसके अंदर किसी वीक पॉइंट को देख रही होती है और उसे जब वीक पॉइंट मिल जाता है वो अपनी तलवार को लेकर सामने की तरफ अटैक करती है। अपनी तलवार को उसकी शील्ड के अंदर दंसा देती है। इस बात से ज्यूक्यू भी काफी हैरान होती है क्योंकि उसकी तलवार शील्ड के अंदर घुस चुकी होती है। उसने उसके फ्लॉ को देख लिया और फ्लॉ को देखने के बाद उस वीक पॉइंट के अंदर अपनी तलवार को घुसा दिया है। ज्यूक्यू के पास अब यहाँ पर अपनी शील्ड के अंदर से भागने का टाइम नहीं होता। जब वो तलवार उसके साथ टकराती है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। देखकर एल्डर ज़ाओ शाओ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ज्यूक्यू अब उस धुएं के अंदर से, उस धमाके के धुएं के अंदर से बाहर की तरफ निकलती है। उसके कंधे के ऊपर कट लगा होता है और वो काफी जख्मी होती है। निकलने के बाद वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारे जो लड़के होते हैं हमारे सेक्टर के, वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं, हमारी जूनियर सिस्टर तो यहाँ पर इस फाइट को जीत गई है, हमारी जूनियर सिस्टर वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेक्टर चीफ कहती है, तो यहाँ पर विनर डिसाइड हो चुका है, जियांची चलो जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम्हें और ज्यादा बैटल करने की जरूरत नहीं है। वो सोच रही होती है, जियांची की हकीकी पावर इस वक्त एग्जिस्ट हो चुकी है, अगर ये यहाँ पर सेकंड फाइट करेगी तो ये बच नहीं पाएगी, इसलिए मुझे यहाँ पर इसे नीचे उतारना होगा। जियांची भी जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतर आती है और नीचे उतरने के बाद कहती है, सेंट किंग मैं इस मैच को जीत गई हूँ। सेंट किंग और सेक्टर चीफ दोनों से कहते हैं, तुमने वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। उसके बाद हमारा लिन जुई एल्डर ज़ैंग से कहता है, एल्डर ज़ैंग मुझे प्यास लगी है। तो वो उसे कहती है, ठीक है सेंट किंग मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जबकि बाकी के सभी एल्डर से देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, हमें तो इस बात की समझ ही नहीं आ रही, यहाँ पर लिन जुई ने एल्डर ज़ैंग किंग के ऊपर कौन सा जादू किया है। एल्डर ज़ैंग किंग उसके लिए किस तरह पानी लेने के लिए जा रही है, वो तो हमेशा बहुत ज्यादा एरोगेंट और एटीट्यूड
एटीट्यूड के साथ रहती थी। इससे कहता है मुझे लगता है कि सेंट किंग के पास कोई ना कोई हिडन टेक्निक है जिससे वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। एल्डर डीजेंग कहते हैं लगता है कि हमने एक बहुत बड़ा चांस खो दिया, हमें उस लड़के का साथ देना चाहिए था। बाकी के दोनों भी उसे कहते हैं हाँ हमें भी ऐसे ही लगता है, हमें उसका साथ देना चाहिए था, अब हमने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में इस कंपटीशन को आगे स्टार्ट करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।